हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग जैक बोर्ड जो न्यू मॉडल सेट पेपर जारी किया है उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हम लोग इससे पहले लेक्चर 1 में 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सॉल्व किए थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था इसलिए आगे नहीं किए। आज हम लोग करेंगे उससे आगे का टॉपिक। ठीक है, मतलब आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 किए थे तो 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 नंबर का। तो ध्यान से सुनना, 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि if the dielectric be introduced between plate of a parallel plate capacitor then the value of its capacitance। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? एक पैरेलल प्लेट मान लो कैपेसिटर है, इसमें एक कैपेसिटेंस डाल दिया। क्या डाला है? सॉरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है? उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस का मतलब होता है ना, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। इसके अंदर क्या किया है? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। आप बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है ये हम लोग को बताना है। तो देखो क्या हो सकता है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा कि सेम रहेगा या इसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस पता है इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। देखो अगर मान ले कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है तो इसका कैपेसिटेंस सी होता है। ठीक है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक इसमें डालते हैं ना तो कैपेसिटेंस जो होता है सी डैश, ये के टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? के टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तब कैपेसिटेंस जो था वो सी था, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक डाले तो कैपेसिटेंस सी डैश हो गया और वो के टाइम इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। ठीक है, ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करता है कि हाँ वो सोचता है डिक्रीज हो जाता है। नहीं, डिक्रीज कुछ और होता है, वो बताएंगे क्या होता है डिक्रीज, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक के डालने से। और कितना टाइम इंक्रीज होता है? के टाइम्स। और एक के जो होता है ना, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के जो होता है क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये के, और के का वैल्यू इसमें होता है, इसमें ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये हम लोग डाले ना इसी को, ये के का वैल्यू होता है। कभी कभार क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ सकता है कि एक कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाले और के का वैल्यू दे देगा और बोलेगा न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, तो यहाँ के का वैल्यू पुट करना और कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करना और निकाल देना इससे, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा बोलो तो? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंक्रीज, है ना। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि देखो कैपेसिटेंस सी था, लेकिन जब भी इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो के टाइम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, कैपेसिटेंस लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? इंक्रीज के टाइम्स। और जहां के क्या है? वेयर के इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, आप मान लो बाय चांस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस की जगह पूछ ले कि पोटेंशियल क्या होगा, इसकी जगह पूछ ले पोटेंशियल। अगर एग्जाम में कैपेसिटेंस की जगह पोटेंशियल पूछ ले तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, जब भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल जो होता है ना, ये के टाइम्स घट जाता है। क्या होता है? के टाइम्स घट जाता है। के टाइम्स क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, याद रखना कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज होता है, पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में ये भी याद रखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी के टाइम्स डिक्रीज होता है। ठीक है, ये तीनों बातों को याद रखना। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि कैपेसिटेंस ही पूछे, हो सकता है पोटेंशियल पूछ दे, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डिक्रीज होता है, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, नहीं, सॉरी कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। नहीं, डिक्रीज जो होता है वो होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, वो भी के टाइम्स।
और कैपेसिटेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज। ओके, समझ गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम्स लॉ इज वैलिड। ओम्स लॉ कहाँ वैलिड है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, बोल रहे कि ओम्स लॉ कब वैलिड है? जब कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो। तो देखो अगर ओम्स लॉ का डेफिनेशन याद हो तो इसका आंसर तुम लोग इजीली बता दोगे कि इसका आंसर कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ओम्स लॉ का डेफिनेशन कहता है कि क्या कहता था, देखो इसको लिख लेना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at a constant temperature, at a constant temperature, potential difference जिसको हम लोग वी भी बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होता है इसमें, कुछ होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट होता है, ठीक है, इसे छोटा छोड़ गया बिटवीन, यहाँ लिख ही देते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन प्लेस, BETW, बिटवीन पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और इसी ए हटता है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है आर, इसीलिए होता है V = IR, ये होता है, ठीक है। ये तो पता होगा, लेकिन ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है। ओम्स लॉ ये है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, ठीक है। यानी इसका होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरी करने लग जाए तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ओके। तो इसका आंसर होगा कांस्टेंट, याद रखना। तो इसको उतार लो, और अगर कोई इसमें डाउट है तो कमेंट्स कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो जान लो पहले कि ओमिक रेजिस्टेंस को क्या क्या होता है और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या क्या होता है। तो देखो लिखवा देते तुम लोग को ओमिक रेजिस्टेंस देखो कॉपर वायर, और फिलामेंट लैम्प, कार्बन रजिस्टर, यानी जो तीनों ऑप्शन दिया A नंबर, B नंबर, C नंबर, ये तीनों जो है ये ओमिक कंडक्टर है, सॉरी ओमिक रेजिस्टेंस। क्या है ये? ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक अकेला जो बच गया ये जो है ना डायोड, ये होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? डायोड, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। और हम लोग को ही खोजना था नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जिसमें से क्या होगा? डायोड होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है, फिलामेंट लैम्प होता है और कार्बन रेजिस्टेंस होता है, ये ओम्स लॉ को शायद फॉलो करता है, इसीलिए ये ओमिक रेजिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है। हो सकता है कुछ इसी टाइप का डेफिनेशन था, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वही ओमिक रेजिस्टेंस होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा श्योर नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो। यानी जो कॉपर होता है, फिलामेंट लैम्प होता है और कार्बन रेजिस्टेंस होता है, सिंपली याद रखो, कॉपर, फिलामेंट लैम्प एंड कार्बन रेजिस्टेंस, ये जो होता है क्या होता है? ओमिक रेजिस्टर होता है। और जो डायोड होता है वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है।
डायोड के साथ साथ और भी चीज़ होता है, जैसे कि लिख देते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में एक तो डायोड हो गया, दूसरा आता है सेमीकंडक्टर। वो साथ में एक होता है इंडक्टर। क्या होता है? इंडक्टर। तो इसको याद कर लो तो बेहतर होगा कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या आता है? कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प एंड कार्बन रेजिस्टेंस। कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प एंड कार्बन रेजिस्टेंस, ये क्या है? ओमिक कंडक्टर है। कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प एंड कार्बन रेजिस्टर, ये क्या है? ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है? डायोड, सेमीकंडक्टर एंड इंडक्टर। डायोड, सेमीकंडक्टर और इंडक्टर, ये क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है। बार बार कंडक्टर बोल रहे, सॉरी। क्या? डायोड, सेमीकंडक्टर और इंडक्टर, ये क्या? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। डायोड, सेमीकंडक्टर और इंडक्टर, ये क्या है? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। और ओमिक में क्या क्या आता है? कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प एंड कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, हो सकता है कि इसके जगह ओमिक रेजिस्टेंस दे दे, है ना, और ऑप्शन चेंज कर दे। अगर ओमिक रेजिस्टेंस दे दे और इसमें से कोई एक दे दे और ये तीनों दे दे, तब क्या होगा? ये सही हो जाएगा, है ना। तो 6 को याद कर लो। एक बार फिर से याद करो कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प एंड कार्बन रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक में डायोड, सेमीकंडक्टर, इंडक्टर, है ना। नॉन ओमिक याद कर लो, डायोड, सेमीकंडक्टर और इंडक्टर। डायोड, सेमीकंडक्टर, इंडक्टर। और ओमिक तो उसका अपोजिट, है ना। तो ठीक है, ये हो गया 7 नंबर। अब देखो 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। क्या क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक करंट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। हम लोग को बताना है कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है वो क्या क्या बताता है। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और चौथा है नाइदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जिन लोगों ने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अच्छे से पढ़ा है उन लोग को तो पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जान लो कि होता क्या है। देखो इसका डेफिनेशन ही लिखवा देते हैं, तुम लोग को याद कर लेना कि किरचॉफ CHH ओ क्या है? OFF किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट based on conservation of electric charge, conservation of electric charge and देख लिखो and Kirchhoff सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है जिसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लो कि किरचॉफ का दो लॉ होता है। पहला लॉ को हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। और उसमें कहता है कि उसमें जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है वो किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड होता है। ठीक है, वो बताता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ से एक वायर है और ये एक वायर है, ठीक है, और ये भी एक वायर है। ठीक है, अगर इधर से दो क्या बोलते हैं 2 एम्पियर का करंट आया और इधर से भी 2 एम्पियर का करंट आया, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 4 एम्पियर। ठीक है, ये होगा, गलती से आई लिख दी, तो ये होगा 4 एम्पियर। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि 2 इधर आया 2 इधर आया, टोटल क्या हुआ? 4। इससे हम लोग कंजर्वेशन का चार्ज के बारे में पता चलता है कि अगर इस पॉइंट के इस तरफ देखोगे तो 2 2 4 दिखेगा और उस तरफ देखोगे तब भी 4 ही दिखेगा। ठीक है,
तो इसका जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, वो हम लोग को पता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो सेकंड लॉ है वो हम लोग क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। इसको हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो पहला लॉ से हम लोग क्या पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और दूसरा लॉ से हम लोग क्या पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा। एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो होता है लेकिन ये सेकंड लॉ के लिए होता है, लेकिन हम लोग ये देखो यहाँ फर्स्ट भी लॉ बोला है और सेकंड लॉ दोनों बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, है ना। कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन किसके लिए? फर्स्ट लॉ के लिए, और एनर्जी कंजर्वेशन किसके लिए? सेकंड लॉ के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तो नहीं होगा, ये तो सिर्फ फर्स्ट लॉ के लिए था, ना इधर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, हो सकता है किरचॉफ लॉ का या कोई दूसरा लॉ दे दे, तो लॉ सब को एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन लॉ सब को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, है कि नहीं। तो उतार लो इसको, हम हट जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ध्यान से दो, ध्यान दो इस पर, क्या लिखा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम, क्या 1 कूलम चार्ज इज। ठीक है, बोलते हैं कि हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, और क्या दिया है साथ में दिया? चार्ज दिया। चार्ज कितना दिया? 1 कूलम। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो आता है तुम लोग का क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है। एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो होता है Q इक्वल टू एन ई। यहाँ प्लस माइनस होता है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई, जहाँ Q होता है चार्ज, Q क्या होता है? चार्ज। ये n क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये E है, ये होता है, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और साथ में एक बात और ध्यान रखना होता है कि जो n होता है ये इंटीजर में होता है। ठीक है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 हो सकता है। ये जो n होता है किस में होता है? इंटीजर में। किसमें? इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, ये -1 -2 -3 ऐसे ये भी चलता जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या दिया है तो ध्यान से देखो, हम लोग को बोला 1 कूलम, ये 1 कूलम जो है ना ये चार्ज है, ये क्या 1 कूलम चार्ज है, यानी Q दिया है हम लोग को 1 कूलम, और साथ में n निकालना है। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करना है ना, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो हम लोग को पता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻90। ठीक है, यहाँ माइनस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस का यूज नहीं करने से भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो आंसर सब पॉजिटिव में, तो माइनस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो Q का जगह क्या पुट करना है? 1 कूलम। क्या पुट करना है? 1 कूलम। ठीक है, साथ में n है, तो n हम लोग को निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हम लोग को निकालना है। E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है हम लोग को, क्या है? 1.6 × 10⁻90। ठीक है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये क्या होगा? ये होगा n इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻90। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ? n यहीं पे रखे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो 1/1.6 × 10⁻90। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1.6, ये देखो नीचे में ये, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+19 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है? 1/1.6, यानी ये हो जाएगा, नीचे से एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो लगेगा, तो ये हो जाएगा 10/16। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल में 10 आता नहीं है, तो जीरो देके पॉइंट लगाएंगे तो फिर यहाँ एक और जीरो आ जाएगा, है ना। डिवाइड करें तो आता ही होगा आप लोगों को। आप लोग को पता है 16 6 जा होता है 96, बचेगा 4, फिर जीरो लगाएंगे, 16 2 जा 38। ठीक है, फिर बचेगा कितना? सॉरी 16 2 जा होता है 32, फिर बचेगा 8, फिर जीरो, 16 5 जा होता है 80। तो ये आ गया ये तेरा n इज इक्वल टू कितना आया? 0.625 × 10⁻19। देखो इस टाइप का कोई ऑप्शन है नहीं, इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी पॉइंट का भी हम लोग को शिफ्ट करना होगा। तो देखो ध्यान से सुनो कि जब पॉइंट को हम लोग राइट साइड शिफ्ट करते हैं, जब पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर घटता है। फिर से सुनो, ध्यान रखना इस बात को, हमेशा गलती होता है बच्चों से। तो जब भी हम लोग पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर घटता है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ता है, और राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर घटता है। और कितना घटता है या कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डिजिट पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, हम लोग इस बार क्या करेंगे, पॉइंट को एक डिजिट
एक डिजिट राइट साइड ले जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, एक डिजिट राइट साइड ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, एक घट जाएगा। कौन सा पावर है, 10 टू द पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 18, ठीक है। हम क्या बोले कि जब भी हम लोग पॉइंट को राइट साइड ले जाते हैं तो पावर घटता है, और लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो पावर बढ़ता है। और वो कितना घटता है कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डिजिट राइट या लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं पावर पॉइंट को, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक डिजिट राइट साइड ले गए पॉइंट को तो पावर एक घट गया, तो क्या आ गया आंसर, तो आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो ध्यान से देखो कौन सा है, हाँ 6.25 इंटू 18 पहला वाला ही है, तो इसका आंसर कौन जाएगा, पहला वाला, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कर लो और इसके टर्म्स के बारे में जान लो कि ये होता है चार्ज, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी इंटीजर में, और ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दे, हो सकता है इस बार हम लोग क्या किया है, इस बार हम लोग को ये दे दिया है, ये हम लोग को मालूम था n निकालना था, हो सकता है आप लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे और बोले चार्ज कितना होगा, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करना, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो पता ही होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा, है ना। मतलब इसमें कुछ भी आगे पीछे कर सकता है, खाली बस याद रखना है इसको और समझना है, टर्म्स सबको जानना है कि कौन सा क्या है, ये चार्ज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये इस दोनों चीज़ में ध्यान रखना है, ये होता है चार्ज, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो दोनों बहुत डिफरेंस है ना, कि चार्ज मतलब चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कन्फ्यूज मत हो जाना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर, और ध्यान रखना थोड़ा। आप देखेंगे 10 नंबर कहता है कि अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड अ गॉसियन सरफेस। एक चार्ज क्यू है, वो एक गॉसियन सरफेस में इंक्लूड है और उसका रेडियस r है। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्या। तो देखो ये मान लो कि ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, वो कहाँ पे, ये गॉसियन सरफेस में है, ठीक है। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज होता है, क्लोज सरफेस होता है, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग गोल ले ली, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस दिया हुआ है r है। अब बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इफ द रेडियस इज डबल, बोल रहे कि अगर ये जो r है इसको डबल कर दे, यानी ये रेडियस को डबल करके 2r कर दे, रेडियस को डबल करके 2r कर दिए, ठीक है। देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, हम लोग को फ्लक्स पता करना है, ठीक है, कि क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, एक चार्ज है, इस एक चार्ज मतलब एक गॉसियन सरफेस है, एक चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या है r है। अब बोल रहे कि रेडियस को डबल कर देंगे तो फ्लक्स क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो ध्यान से सुनो, फ्लक्स क्या होता है ना, फ्लक्स एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप का होता है। देखो ये मान ले चार्ज है, इससे कुछ फील्ड लाइंस निकलेगा, ये चार्ज इससे कोई फील्ड लाइन निकले, मान ले यहाँ से 1 निकला, यहाँ से 2 निकला, ये 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला, 7 निकला, टोटल 8 फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, ठीक है। और मान लो कि ये एक स्फीयर बनाए हम लोग गॉस का, मतलब क्लोज स्फीयर बनाए या गॉसियन सरफेस जो भी बोलो वो बनाए, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है, ठीक है, ठीक है। आप देखो जब हम लोग एक क्लोज सरफेस बनाए इसका रेडियस r है, उस समय कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मत गिने, तो रेडियस के लिए लिए थे, 8 निकल रहा है, ठीक है। अगर ये रेडियस r को हम लोग डबल करके 2r कर दे यहाँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, ये मतलब 2r कर दे, आप बताओ कितना फ्लक्स है। अब भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ध्यान से देखो कि जब चार्ज Q था और उसका रेडियस r था तो एक गॉसियन सरफेस बनाया तो उससे हम लोग का 8 फ्लक्स निकला, लेकिन जब उसको 2r कर दे तब भी 8 फ्लक्स निकल रहा है, ना फ्लक्स बढ़ रहा ना घट रहा। फ्लक्स जो होता है ना, ये जो चार्ज से निकलता है ना वो फ्लक्स होता है। अगर 8 डिस्टेंस का रेडियस में अगर 8 फ्लक्स निकला तो 2r में भी 8 निकलेगा, 4r कर दोगे ना तब भी 8 होगा, और 10r कर दो तब भी 8 होगा। रेडियस कितना भी बढ़ाओ फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फ्लक्स मान लो एक टाइप का क्या होता है, ये कैसे बताएं, एक टाइप का रे टाइप का मान लो, रे होता है कि अगर 4 ठो रे निकला, 4 ठो लाइट है, इधर एक लाइट, इधर एक रे, ऊपर एक रे, नीचे एक रे, तो अगर यहाँ पे भी 4 रे होगा, यहाँ पे अगर गॉस सरफेस बनाओगे तो अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओ तब भी 4 रे निकलेगा 4 साइड से। खाली मतलब थोड़ा सा ये मतलब क्या बोले,
एरिया बढ़ जाएगा लेकिन फ्लक्स के कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ेगा। ठीक है, फर्क को मान लो एक टाइप का तीर है, तीर है, जैसे तीर, जब यहाँ से मान लो तीर निकल रहा है, एक तीर इधर, एक तीर इधर, एक तीर उधर, और एक तीर बोलते एरो निकल रहा है। तो यहाँ से 8 डिस्टेंस के रेडियस में भी 4 एरो दिखेगा, है कि नहीं। अगर इस रेडियस को 2r कर लोगे, 2r ये बड़ा होगा तब भी 1 2 3 4 एरो दिखेगा, 3r करोगे तब भी 4 एरो दिखेगा, है कि नहीं। मतलब एरो एक है ना, एक टाइप का फ्लक्स ही, यही फ्लक्स है। ठीक है, यानी रेडियस कितना ये बढ़ाओ या घटाओ, फ्लक्स मतलब चेंज होने वाला नहीं है कि नहीं। पता चल रहा है ना इससे, तो इस टाइप से समझो। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, हाफ, तो ये भी नहीं, अनचेंज, रिमेन अनचेंज, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, इसमें बच्चा लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होगा, मतलब कुछ सोचता है ये इंक्रीज होगा, नहीं इंक्रीज नहीं होगा। ये देखो इस टाइप का होता है फ्लक्स, एक टाइप का तीर टाइप का होता है, मतलब एरो टाइप का होता है। अगर यहाँ 4 निकल रहा है तो रेडियस कितना ही बढ़ाओ वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, 10 नंबर तक सॉल्व किए। आगे का नंबर सॉल्व करेंगे आगे का वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, एक बार फिर से इसको रिवाइज करना अच्छे से, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स करो। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम लिखना और हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना, है कि नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखना जो बताएं, जैसे इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना इसका, वो साथ भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, सोचता है बढ़ने लग जाएगा, नहीं बढ़ता नहीं है, सेम होता है। ठीक है, मतलब कुछ रेडियस कितना है बढ़ाओ, फ्लक्स वही रहेगा। ओके।